आपको भी सीपीसी टफ लगता है? तो चलिए मेरे साथ आज 30 मिनट स्पेंड कीजिए एंड मैं आपकी 5 नंबर की प्रिपरेशन करा दूंगी फॉर एआईबी। एआईबी में ना सीपीसी भले ही लंबा हो पर कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे 10 में से जो हमेशा पूछे जाने वाले 5 क्वेश्चन होते हैं उन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है ये सब दिया गया है सेक्शन 11 सीपीसी में। रेस का मतलब होता है कोई भी चीज या इश्यू या कोई भी वस्तु जो भी लीगल इश्यू है उसको हम कहते हैं रेस। जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी एडजुडिकेटेड यानी ऑलरेडी तय कर दिया। तो रेस जुडिकाटा का मतलब हुआ अगर किसी इश्यू पे या किसी मुद्दे पे किसी चीज पर कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे ही दिया है तो उसी मुद्दे को लेकर फिर दोबारा क्यों कोर्ट आना, है ना, टाइम वेस्ट है। तो वही होता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं दो मित्र हैं, अजय भूषण पहले मित्र हुआ करते थे, अब एक फ्लैट को लेकर दोनों में अब दुश्मनी बढ़ गई है। अजय कहते हैं कि मैं फ्लैट का ओनर हूँ और बी भूषण कहते हैं नहीं नहीं हम तो ओनर है। तो ए एंड बी यानी अजय एंड भूषण में अब एक झगड़ा चल रहा है एक फ्लैट के ओनरशिप को लेकर। ये दोनों चलते हैं कोर्ट 1 के पास, C1 के पास एंड कोर्ट ने दोनों पक्षों का एविडेंसेस देखते हुए तय कर दिया है कि एक्चुअल ओनर अजय है। ये इश्यू ऑलरेडी डिसाइडेड है, ऑलरेडी एडजुडिकेटेड है। जुडिकाटा ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, रेस जुडिकाटा में इश्यू जो है वो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो गया है कोर्ट 1 के पास। अब कोर्ट 2 के पास फिर से भूषण जाते हैं इसी मुद्दे को लेकर, इसी फ्लैट के ओनरशिप को लेकर। तो कोर्ट 2 क्या कहेगा तब? कोर्ट 2 यही कहेगा कि देखिए आप पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, आपका जो इश्यू है, जो चीज है जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हो उसके रिलेशन में ऑलरेडी जुडिकाटा हो गया है, एडजुडिकेशन हो गया है। तो इसीलिए हम सेकंड सूट जो है, आप सेकंड केस जो डाल रहे हो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे करके बोलेंगे। दैट इज द समरी ऑफ रेस जुडिकाटा विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11। ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर एक और होता है रेस सब जुडिस। रेस जुडिकाटा हो गया तो एक और होता है रेस सब जुडिस। अब रेस मतलब इश्यू या थिंग एंड सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग। जुडिकाटा का मतलब क्या था? ऑलरेडी डिसाइडेड। सब जुडिस का मतलब है पेंडिंग। सेम ही एग्जाम्पल है। अब यही एग्जाम्पल में देखिए ना, कोर्ट 1 कोर्ट 2 दो कोर्ट हैं पर कोर्ट 1 में ना अभी भी फैसला हुआ नहीं है। कोर्ट 1 में ऑलरेडी पेंडिंग है उसी चीज को लेकर। व्हेन ऑलरेडी पेंडिंग आप फिर से कहाँ गए? कोर्ट 2 के पास गए, सेम मुद्दे को लेकर, सेम इश्यू, सेम पार्टीज, सेम अजय भूषण, सेम पार्टीज ए एंड बी, उसी फ्लैट को लेकर सेकेंड कोर्ट में फिर से जाते हैं जब ऑलरेडी उसी मुद्दे पर ऑलरेडी दूसरे कोर्ट में केस पेंडिंग है। उस केस में हम क्या यूज करते हैं? रेस सब जुडिस, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 10 ऑप्शन बी। ठीक है, ये दोनों ना ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कोई नींद से आपको उठा के पूछ लें तो भी आपको सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलते हैं दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट हुआ है। ये तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। एआईबी आपका एआईबी 16, 17, 18 ऐसे बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ पर कंटेन है, कहाँ पर होता है? आंसर है ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11। अच्छा, ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये जो शब्द है ये बैराक्ट में नहीं होता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो शब्द है ये शब्द बैराक्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा पहले से रट के जाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है मैम? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक केस में आर्ग्यू करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर वही एग्जाम्पल हम ले तो फ्लैट का ओनर कौन है इस बात पे जब कोर्ट में चर्चा हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर कोई सेल डीड है तो वो सेल डीड जो आपको ओनर बनाता है वो आप कोर्ट के सामने पेश करोगे। सेल डीड नहीं है, आपको किसी ने पार्टीशन के तौर पर वो फ्लैट दिया है तो पार्टीशन कहाँ हुआ है उसका कोई प्रूफ है
तो वो आप कोर्ट में सबमिट करोगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, किसी भी मुद्दे की जब डिस्कशन होती है, दोनों पक्षों से कुछ आर्ग्यूमेंट्स बड़े कॉमन हैं, कुछ स्टांसेस या कुछ लीगल आर्ग्यूमेंट्स दोनों पक्षों से एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप एक केस में ऐसे एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, एंड क्योंकि आपने कोर्ट 1 में ऐसे एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिए हैं, आप ऑब्वियसली लूज कर जाएंगे, आप लॉस्ट हो, आपने लूज कर लिया फर्स्ट वाले में। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपने तो सही आर्ग्यूमेंट कोर्ट 1 के सामने नहीं लिया है, आप अब जाते हैं कोर्ट 2 में, ठीक है, नए कोर्ट में फिर से केस डालते हैं और ये कहते हैं अरे हमारा जो सेल डीड था ना वो रह गया, हम पिछले कोर्ट में जब आर्ग्यू कर रहे थे वो सब हमने नहीं दिखाया, तो इसलिए हम हार गए, तो हम फिर से अब कोर्ट आए हैं कोर्ट 2 में। तो अभी कोर्ट 2 हमें सुने करके कुछ लोग अपना बहुत ज्यादा शातिर दिमाग लगा के सूट्स फाइल करते हैं, जो कि प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं है। अलाउड क्यों नहीं है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की वजह से, जो ये कहता है कि देखिए कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड इश्यूज होते हैं जो आपको पहली दफा में ही कोर्ट में पेश करना है। इन सब के एविडेंसेस आपको पहली बार, जब आप कोर्ट में पहली बार गए हैं तभी सब कुछ बता देना चाहिए था। ये आपकी गलती थी उस टाइम पे कि आप भूल गए या आप ठीक से वो पॉइंट्स कोर्ट के सामने रख नहीं पाए, ये सब आपकी गलती है। तो आपकी गलती की वजह से आप हार गए, तो फिर से दूसरे कोर्ट में दूसरी बार नहीं जा सकते। इसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, जो लिखा है एक्सप्लेनेशन 4 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ऑलमोस्ट 5 स्टार मार्क क्वेश्चन लगा दीजिए, एंड आई होप इस बार आ भी जाए एग्जाम में, ताकि आपका इजीली 1 मार्क आ जाए। नेक्स्ट, which of the following provision makes doctrine of res judicata applicable to representative suit? representative suit यानी जो भी पब्लिक इंटरेस्ट वाले इश्यूज होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज होते हैं जहां पर एक बंदा अफेक्टेड नहीं है। जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं एक कॉलोनी में, वो पूरी कॉलोनी अफेक्टेड है। अब 50 लोग कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, तो उन 50 लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए इन 50 लोगों के बिहाफ पर एक बंदा आता है कोर्ट, है ना। ये क्या हो गया? ये उन 50 लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में आके सूट फाइल करेंगे, इसको अब हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो उस रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी जो हमारा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल हमने पढ़ा है वो अप्लाई होता है। ये चीज कहाँ लिखा है? ये लिखा गया है एक्सप्लेनेशन 6 में लिखा गया है, ठीक है। जो पहली वाला हमने पढ़ा था अभी, वो एक्सप्लेनेशन 4 है, एंड रिप्रेजेंटेटिव सूट वाली चीज लिखी गई है एक्सप्लेनेशन 6 में, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, civil courts shall have jurisdiction to try all suits of civil nature except those which their cognizance is। आंसर है यहाँ पर expressly और impliedly barred। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे? देखिए, पहला हिंट आपको बेर एक्ट का हिंट ढूंढना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में बेर एक्ट का नाम है? ऑफ कोर्स है। तो हिंट 1 है बेर एक्ट का नाम ढूंढना। तो आपका नाम मिल गया सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर में कौन सा पेज उठाओगे? आपको जाना है सेक्शन 9 वाले पेज पर। जहां पर सेक्शन 9 का पेज है आप वहां पे जाएंगे तो सेक्शन नंबर आपका हो गया हिंट 2। तो ऐसे 2 हिंट यूज करके आप सेक्शन 9 पे जाके बेर एक्ट से मैच करेंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा, ऑप्शन ए, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। बट मैम कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बट अगर इसी क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें तो आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए, हम ना प्रिपरेशन को काफ़ी कम समय में कर रहे हैं, तो इसमें अब शॉर्टकट नहीं लेना। हम सीपीसी को 5 घंटे या 10 घंटे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं आधे घंटे। तो इस आधे घंटे में फिर शॉर्टकट मत लगाना। जो भी मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो तो अच्छे से पढ़ लो, आखिरी तक पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए अब एग्जाम में। आपने मान लो 20 क्वेश्चन कर लिए, बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया, एंड वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन वो आ गया एग्जाम में, तो बहुत पछताएंगे ना बाद में। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सप्रेस बार, इम्प्लाइड बार, 2 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सेक्शन 9 ये कहता है हमारे जो सीपीसी के कोड्स है ना, वो सारे सिविल नेचर के इश्यूज को डील कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो शायद सिविल हो बट हमारे सिविल कोर्ट्स डील नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए फैमिली के इश्यूज।
फैमिली लॉ के लिए फैमिली लॉ के कोर्ट्स अलग से हैं। अब कुछ ऐसे स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हमने देखा है इन आवर लाइफ, जैसे इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल, आईटी ट्राइब्यूनल अलग हो गया, फिर एमएसीटी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स का अलग सा ट्राइब्यूनल्स हैं। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं तो हमें लॉ बार करती है सिविल कोर्ट्स में लेके जाने के लिए। तो ऐसे जब स्पेसिफिकली कोई एक्ट है, कहीं पर भी ऐसा लिखित रूप में लिखा है लॉ में कि ऐसे चीजों को आप सिविल कोर्ट में लेके मत जाना, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेस बार। एक्सप्रेस बार, यहाँ पर बार का मतलब होता है रोक लगाना या लिमिटेशन। तो एक्सप्रेस बार का मतलब क्या हुआ, लॉ में लिखित रूप से कहीं ना कहीं आपको वो बता रहे कि ऐसे केसेस को लेकर आप सिविल कोर्ट में मत जाना करके बहुत क्लियरली बता रहे हैं। तो जहां पर भी ऐसे एक्सप्रेस बार है, इनफैक्ट सीपीसी के अंदर भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एक्सप्रेस बार के काम करते हैं। उसका एग्जाम्पल है सेक्शन 21 कैपिटल ए, जो स्पेसिफिकली ये कहता है कि अगर आपके जुरिस्डिक्शन रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं एंड अगर आप सिर्फ वो जुरिस्डिक्शन वाले मुद्दे को चैलेंज करने के लिए फिर से सूट फाइल कर रहे हो, वो सूट हम अलाउ नहीं करेंगे करके एक उन्होंने रूल बनाई, ठीक है। बट ये तो स्पेसिफिकली लिखा है ना, लिखित रूप में है, लॉ में उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया। तो जहां जहां पर भी वो उन्होंने लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया कि ऐसे टाइप ऑफ केसेस को आप हमारे सिविल कोर्ट्स में लेके मत आना, ये होता है एक्सप्रेस बार। अब इसका ऑपोजिट होता है इम्प्लाइड बार। एक्सप्रेस बार का ऑपोजिट क्या होता है, इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस मतलब साफ साफ लिख के बता दिया, इम्प्लाइड का मतलब क्या होगा, उसका ऑपोजिट, यानी बहुत ही साफ अक्षर में नहीं लिखा है बट इसका मतलब भी वही है कि उस पर रोक है, ऐसे केसेस को आप सिविल कोर्ट में लेके मत। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होता है जैसे पॉलिसी डिसीजंस। ये कहीं ना लिखा नहीं है सीपीसी के अंदर या किसी बैराक के अंदर क्लियरली लिखा नहीं है कि आप पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज को लेकर सिविल कोर्ट्स में मत जाओ, ये लिखा नहीं है। बट थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस, वेरियस डॉक्ट्रिन्स, कन्वेंशंस, ये अब तक सबको पता है कि लिखा हो या ना लिखा हो, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को हम कोर्ट में लेके नहीं जाते, पॉलिसी डिसीजंस को हम कोर्ट में लेके नहीं जाते, ये सबको पता है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड बार। तो लिमिटेशन कोर्ट के ऊपर दो तरीके की लगाई गई है, एक है एक्सप्रेस बार, दूसरा है इम्प्लाइड बार। तो आंसर क्या है, वही है, एक्सप्रेस बार हो सकता है या इम्प्लाइड बार हो सकता है, किसी भी तरीके का बार हो सकता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटीरियल फॉर डिसाइडिंग द jurisdiction ऑफ द कोर्ट अंडर सीपीसी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा AIB 19 का क्वेश्चन था। जब भी हम किसी भी केस फाइल करना चाहते हैं, यानी सिविल केस फाइल करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, बेसिक सा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सिविल केस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ता है, यानी एक मुकदमा जो होती है उसको हम सूट बोलते हैं। अब सूट को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होता है एक डॉक्यूमेंट, वो है प्लेंट। यानी एज लॉयर्स जब भी आप एक किसी भी सिविल केस या सूट को स्टार्ट करते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके कोर्ट को सबमिट करते हो वो होता है प्लेंट। तो प्लेंटिफ प्लेंट ड्राफ्ट करता है, कोर्ट में प्लेंट सबमिट करता है, जिसकी वजह से सूट स्टार्ट होती है। तो जब भी हम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं ना, तो ये जो प्लेंट में लिखी गई चीजें हैं, इन्हीं के आधार पर जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करते हैं। तो jurisdiction of the civil court is always decided on the basis of plaint. Written statement वो होता है जो opposite party यानी defendant फाइल करता है। हम defendant के बातों पर आके jurisdiction तय नहीं करते हैं। As a general rule हमेशा plaint में जो चीजें लिखी हैं उसी के आधार पर क्या तय होता है, jurisdiction तय होता है, ठीक है। सूट का वैल्यूएशन कितना है ये भी तय होता है प्लेंट के आधार पर ही, जुरिस्डिक्शन तय होता है प्लेंट के आधार पर ही। काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको रियल लाइफ में भी इस चीज का अंदाजा होना बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग। अभी तक कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, जो भी डाउट्स हैं उसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे। AIB एग्जाम में एक चीज तो हमेशा आप ध्यान में रख के चलो, जितना भी पढ़ लो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है सिंपल क्वेश्चन को ही थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े शब्द में पूछ लेते हैं। सिंपल है, अभी भी क्वेश्चन सिंपल ही है,
टेढ़ा मेढ़ा शब्द है तो इसकी वजह से आप क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमेशा दिमाग को शांत रखो, दिमाग को अलर्ट रखो, क्वेश्चन पेपर को देख के एकदम से टेंशन मत लेना है, अलर्ट रहना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, जब आप एग्जाम लिखोगे तो किस तरीके का पेपर आएगा, तो हमेशा बी अलर्ट, बी काम, यू कैन डू इट, बी कॉन्फिडेंट। ओके, चलो, अंडर सेक्शन 16 ऑफ CPC, a suit relating to immovable property shall be instituted in the court within whose local limits। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं सेक्शन 16 ऑफ CPC के हिसाब से आप मुझे बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई भी सूट अगर फाइल करना हो तो कहाँ फाइल करें। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर होती है, वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वहां पर जाके आपको सूट फाइल करना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर का क्या हमेशा होता है, प्रॉपर्टी जहां पर होती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एक जगह पे है, जहां पर वो लैंड है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहीं पे आप जाके उसी डिस्ट्रिक्ट में सूट फाइल करेंगे। पर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है या टॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या टॉर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अब ऑप्शंस खुल जाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं जहां पर रेस्पोंडेंट या ऑपोजिट पार्टी रहता है वहां पर हम जा सकते हैं, या रेस्पोंडेंट पार्टी जहां पर उनका बिजनेस एड्रेस है, जहां पर वो काम करते हैं, उस जगह पे जाके हम सूट फाइल कर सकते हैं, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है आप वहां पर आके केस फाइल कर सकते हो। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब, कॉज ऑफ एक्शन मतलब जहां पर जो चीज हुई है, जहां पर गलती हुई है, जिसकी वजह से आप अभी कोर्ट में आना चाहते हैं, तो कहाँ हुआ है, वैसी गलती कहाँ हुई है, वो आप तय करो एंड उस कोर्ट में भी आप जा सकते हो, वहां के डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाके कोर्ट फाइल केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो क्या याद रखोगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस चल रहा है, तो जनरल रूल क्या होता है, जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आप वही के कोर्ट में जाके क्या करोगे, केस फाइल करोगे। अगर हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी या टॉर्ट्स के बारे में, तो ये तो एक जगह तो होते नहीं है ना, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो आपका जो ऑपोजिट पार्टी है, रेस्पोंडेंट, वो रहते कहाँ हैं, वो बिजनेस कहाँ करते हैं, वो उनकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो जहाँ पर भी वो रहते हैं या एम्प्लॉयमेंट उनका है, उनका बिजनेस जहाँ पर चलता है, वहाँ पर आप वहाँ के कोर्ट्स में मूवेबल प्रॉपर्टी एंड टॉर्ट्स को लेकर केसेस फाइल कर सकते हो। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी है, जहाँ पर आपकी जो पूरी कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुई है, आप कोर्ट में जाना ही क्यों चाहते हैं, जाने की वजह क्या है, कुछ तो गलत हुआ होगा, वो गलत कहाँ हुआ है, वो होता है आपका कॉज ऑफ एक्शन। एंड जहां पर आपकी कॉज ऑफ एक्शन हुई है वहां के कोर्ट्स में भी आप जा सकते हो। अब इसी चीज को अप्लाई कीजिए ये वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था AIB 17 का, शायद AIB 17 का ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। A residing in Delhi publishes in Kolkata statements defamatory of B। डिफेमेटरी या डिफेमेशन होता है एक टॉट, है ना, सिविल केसेस में बात करें तो एक टॉट होता है। अब दो लोग हैं, एक ने दूसरे के ऊपर डिफेमेटरी वाला स्टेटमेंट बता दिया, ऐसे उनको इतनी ठेस पहुंचाई है, उनकी रेपुटेशन को इतनी ठेस पहुंचाई है, अब वो चाहते हैं सूट फाइल करें। अब देखिए बी चाहते हैं सूट फाइल करें, तो बी कौन हो गया यहाँ पर, बी हो गया यहाँ पर प्लेंटिफ, क्योंकि ये है जो एग्रीव्ड पार्टी जो आप कोर्ट में जाना चाहते हैं सूट फाइल करने के लिए। एंड ए कौन हो गया यहाँ पर, एग्जाम्पल में ए हो गया रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट, रेस्पोंडेंट बोलो या डिफेंडेंट बोलो। तो यहाँ पर डिफेंडेंट कहाँ रहते हैं, टॉर्ट्स वाला मामला है, तो कहाँ फाइल कर सकते हैं, जहां पर रेस्पोंडेंट या डिफेंडेंट रहते हैं वहां पे फाइल कर सकते हैं, या जहां पर ये जो इंसिडेंट हुआ है डिफेमेशन का इंसिडेंट, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हुई है वहां पर फाइल कर सकते हैं। तो देखिएगा ए कहाँ रहते हैं, ए रहते हैं आपके दिल्ली में रहते हैं, राइट, तो आप दिल्ली में फाइल कर सकते हो, क्योंकि जहां पर रहते हैं वहां पे तो फाइल कर ही सकते हैं। आप और कहाँ फाइल कर सकते हो, कोलकाता में फाइल कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है डिफेमेशन का, ये सब कहाँ हुआ है, ये सब हुआ है कोलकाता में, क्योंकि जो शब्द हैं, जो डिफेमेटरी शब्द हैं, वो कहाँ पब्लिश हुए हैं, कहाँ बोले गए हैं,
ये सब बोला गया है, कोलकाता में पब्लिश कोलकाता में हुई है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है यहाँ पर। तो अब कहाँ फाइल करेंगे केस? आप दिल्ली में फाइल कर सकते हो या कोलकाता में फाइल कर सकते हो, कभी पे भी फाइल कर सकते हो। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आइदर इन दिल्ली और इन कोलकाता। ऑफकोर्स इसके लिए आप इलस्ट्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, बैराक्ट का इलस्ट्रेशन ही है, तो आप बैराक्ट यूज करके भी ये इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी का है। देखिए, जो भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो अब तक पता ही है टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे यूज करना है, कैसे इन सब चीजों का आंसर करना है। जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए जहां पर सीधा सीधा सेक्शन नंबर नहीं लिखा है ना, सिर्फ वही वाले मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नो ऑब्जेक्शन हैज टू प्लेस ऑफ स्यूइंग। प्लेस ऑफ स्यूइंग का मतलब होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। आपने केस कहाँ फाइल किया है, इस चीज की जो ऑब्जेक्शन होती है, आप वो अपील या रिविजन में नहीं उठा सकते अनलेस एंड अनटिल आपने इसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के सामने नहीं लिया है, जब आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिली। ये बैराक्ट का लैंग्वेज है, एज इट इज वाला ऑप्शन ही आपको मार्क करना पड़ेगा। इसका आंसर आपको सेक्शन 21 में मिलेगा, जो ये कहता है कि अगर आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को लेकर कोई भी इश्यू था, तो आपको तुरंत वो ऑब्जेक्शन ले लेना चाहिए। आपको वेट नहीं करना है कि अपील में जाके ऑब्जेक्ट करेंगे, रिविजन में जाके ऑब्जेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं आपको वेट करना है। एक्चुअली ना सिविल केसेस में कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट इज नॉट हैविंग गुड एडवोकेट एट द लोअर कोर्ट लेवल, तो केस को आगे बिल्डअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई चीजें ऐसे होते हैं जो एप्लेट स्टेज पे जाके आप टेकअप नहीं कर सकते। तो चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये, डील्स विथ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बात करती है सूट्स के बारे में? जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी समझा दिया, सूट स्टार्ट होती है प्लेंट से, एंड ये चीज लिखा गया है सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 26। चलिए नेक्स्ट अंडर ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी, द डिफेंडेंट शैल प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट। डिफेंडेंट को फाइल करना होता है रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। अपने पक्ष से जो भी वो कहना चाहते हैं वो सब रिटन स्टेटमेंट में कह सकते हैं। अब ये विद इन हाउ मेनी डेज हम फाइल कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। इसका आंसर होता है 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ समन्स। तो इसका एक बार आप ये समझ लें, प्लेंट फाइल हुआ है, प्लेंट फाइल होने के बाद ऑपोजिट पार्टी को जाते हैं समन्स, ये बताते हुए कि देखिए आपके अगेंस्ट तो ऐसा केस फाइल हुआ है, दर्ज हुआ है। अब समन्स जैसे ही रिसीव होते हैं, विद इन 30 डेज रिटन स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ठीक है, इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है। मैक्सिमम टाइम लिमिट को लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो आपको 30 डेज के अंदर करना होता है, बट अगर नहीं कर पाए तो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट होता है 90 डेज फॉर रेगुलर केसेस एंड 120 डेज का टाइम लिमिट दिया है कमर्शियल सूट्स के लिए। तो कहीं बार ये ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 90 डेज लिखे या 120 डेज लिखे। तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन में पढ़ना, क्या पूछ रहे हैं, ये जनरल केसेस के बारे में पूछ रहे हैं, स्पेशल केसेस के बारे में पूछ रहे हैं, कमर्शियल केसेस के बारे में पूछ रहे हैं, या कहीं बार ऐसा भी होता है सब क्लॉज 2। अगर वो सब क्लॉज 2 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं आप 120 डेज का आंसर लगाओ। अगर जनरली पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम लिमिट उस केस में होता है 90 डेज। ठीक है, तो 30 डेज में फाइल करना है, मैक्सिमम लिमिट्स भी है 90 डेज एंड 120 डेज रिटन स्टेटमेंट को लेकर। रिटन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आई थिंक पिछले 4 या 5 साल से हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट विच सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स फॉर इंटरप्लीडर सूट। इंटरप्लीडर सूट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 88 में ये कवर्ड है। इंटरप्लीडर सूट वो सूट होता है जहां पर एक बंदा पैसे देने के लिए रेडी है, पर इसको नहीं पता कि किनको देना है इस चीज पे जब झगड़ा चल रहा है। यानी जो प्लेंटिफ है, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस मैटर में, ये तो रेंट देने के लिए रेडी है मान लेता है, पर किनको दूं ये नहीं पता, क्योंकि पहले जिनको देता था वो थे पापा, एंड दैट पापा अब नहीं रहे। अब पापा को मैं देता था, पापा नहीं रहे। अब जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी का रेंट मैं सन 1 को दूं या सन 2 को दूं, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। अब सन 1 कहता है नहीं ये तो मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी है, तो रेंट मुझे मिलनी चाहिए। अब सन 2 कहता है नहीं
वो तेरा कैसे हुआ, मेरे को तो दूसरा वाला, तुम्हें तो दूसरा वाला मिला है, ये वाला लैंड मेरा है करके जो झगड़ा चल रहा है वो एक्चुअली इस नेक इंसान एंड डिफेंडेंट्स के बीच में नहीं है। दो डिफेंडेंट्स हैं एंड ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जब डिफेंडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट, जहां पर प्लेंटिव जो है इनको इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो रेडी हैं जैसे आप बोलो तय करके कि किनको पैसे देना है, मैं तो देने के लिए रेडी हूँ। तो प्लेंटिफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरप्लीडर सूट, बट जो डिफेंडेंट्स हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं इंटरप्लीडर सूट। नेक्स्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपील का ये जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 96, सेक्शन 100, सेक्शन 102, ये तीनों ही सेक्शन सीपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एआईबी। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ सीपीसी अलाउज फॉर एन अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। ओरिजिनल डिक्री से अपील को हम फर्स्ट अपील कहते हैं एंड फर्स्ट अपील के बारे में सेक्शन 96 में होता है। नेक्स्ट, सेक्शन 100 में हम बात करते हैं एक्चुअली सेकेंड अपील के बारे में। सेकेंड अपील यानी आप पहले ऑर्डर के अपील में गए, फिर अपील में भी आप हार गए, तो अब आप चाहते हैं एक और अपील करें, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंड अपील। तो ओरिजिनल डिक्री है, डिक्री से पहली बार अपील में जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट अपील कहते हैं या फिर ओरिजिनल डिक्री अपील कहते हैं, ओरिजिनल अपील कहते हैं। एंड आप ओरिजिनल डिक्री वाले स्टेज पर भी हार गए तो एक और बार अपील में जाना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंड अपील। एंड सेकेंड अपील हमेशा कहाँ होता है, हाई कोर्ट के सामने होता है। एंड हाई कोर्ट सेकेंड अपील को तभी एक्सेप्ट करता है अगर उसमें सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। अगर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो आपकी जो सेकेंड अपील बिफोर हाई कोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, एडमिट ही नहीं होगी, अपील डिसमिस हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 100 टॉक्स अबाउट सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये भी कहीं बार रिपीट हो। चलिए नेक्स्ट, 102 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कहता है आप सेकेंड अपील कुछ केसेस में नहीं जा सकते। कहाँ पर नहीं जा सकते, अगर आपकी जो केस है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है एंड द अमाउंट ऑफ मनी इज लेस देन 25,000 रुपीज। आप 25,000 से कम मनी के रिकवरी के लिए आपको पैसे मिलने हैं, आप कोर्ट गए हैं, पर आप जिस वैल्यू ऑफ मनी के लिए कोर्ट गए हैं वो 25,000 से कम है, तो ऐसे केसेस में सेकेंड अपील नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेकेंड अपील नहीं होता है, फर्स्ट अपील होता है। यस, फर्स्ट अपील होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सारे, इसको मिस नहीं करना है। फिर उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन 113, सेक्शन 114 एंड 115 ऑफ सीपीसी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो। 113, 114, 115, 115 का क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेमेडी ऑफ रिविजन अंडर 115 इज नॉट अवेलेबल, पूछे कहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। रिविजन होता है हाई कोर्ट के पास, हम जा रहे हैं किसी लोअर कोर्ट का एरर को ठीक कराने के लिए। तो एरर ठीक कराने के लिए अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हो उसके लिए रिविजन करके भी एक मेथड होता है जो 115 के अंदर आप यूज कर सकते हो। बट ये कब यूज नहीं कर सकते, अगर आपके पास ऑलरेडी अपील का ऑप्शन है तो आप रिविजन यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी सेकेंड अपील का ऑप्शन है तो आप रिविजन यूज नहीं कर सकते। या फिर वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, यानी इंटरिम वाले ऑर्डर है जो एक्चुअल में केस को डिसाइड नहीं कर रहे। ऐसे छोटे मोटे इश्यूज के लिए आप हाई कोर्ट को तंग मत करना, तो उस केस में आप नहीं जा सकते। तो अगर लोअर कोर्ट कोई एरर करता है तो हाई कोर्ट के पास रिवीजन में जाके आप उसको ठीक करा सकते हो, बट आप तभी जा सकते हैं जहां पर फर्स्ट अपील नहीं है या सेकेंड अपील नहीं है एंड जो केस है वो सब्सटैंटिव है, यानी इंटरिम ऑर्डर या इंटरिम वाला मामला नहीं है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो पूछ रहे कब नहीं जा सकते, नॉट एप्लीकेबल, तो इन सारे केसेस में नॉट एप्लीकेबल। अंडर सेक्शन 56 ऑफ CPC, the court shall not order the arrest or detention in civil prison of a woman in execution of, आंसर है ऑप्शन A, decree for payment of money।
क्या मतलब हुआ इन सब चीजों का, मैं समझा देती हूँ सिंपल टर्म्स में। देखिए, आई होप आपको अब तक ये तो पता है, दो टर्म्स होते हैं, जजमेंट डेटोर एंड एक होता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर पता है आपको इनका मीनिंग? देखिए, एक केस चल रहा है, दो पार्टीज हैं, एक विनिंग पार्टी होंगे, एक लूजिंग पार्टी होंगे, उनको तो कुछ नाम देना ही पड़ेगा। तो जो भी लूजिंग पार्टी है उनको हमने कह दिया जजमेंट डेटोर, एंड जो भी पार्टी विन कर गए, विनिंग पार्टी, उनको हमने बोला डिक्री होल्डर। कई बार ऐसा होता है, कोर्ट ने तो बोल दिया आपको 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, पर हाथ में आपके 10 लाख कब आएंगे? तभी आप आएंगे जब जो लूजिंग पार्टी है जजमेंट डेटर वो अपने जेब से निकाल कर आपको दें, तभी आपको पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है कि तुरंत पैसे नहीं मिलते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए वो तुरंत नहीं मिलती है। आपको एग्जीक्यूशन करके एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूशन इज अ डिफरेंट स्टेज एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कराने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं, आपको वो सब करना पड़ेगा, तब जाके जो बेनिफिट है कोर्ट के ऑर्डर का बेनिफिट आपके एक्चुअल पोजेशन में आएगा, या आप एक्चुअली उसको यूज कर सकते। तो ऐसे ही डिफरेंट मोड्स में एक मोड होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। एग्जीक्यूशन के अलग अलग मोड्स में वन ऑफ द मोड इज अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन में ना, यहाँ पर हम किसी को जेल नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर हम सिविल प्रिजन में रखेंगे। क्रिमिनल वाले केसेस में जेल्स अलग है, यहाँ पर प्रिजन अलग है। तो सिविल प्रिजन अलग होता है, बट सिविल प्रिजन में कभी हम जनरली महिलाओं को नहीं रखते हैं, खासकर तब नहीं रखते हैं जहां पर डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जहां पर जो भी डिक्री है, जो भी एज पर ऑर्डर आपको करना है, उसमें सिर्फ पेमेंट ऑफ मनी की बारे में बात हो रही है, यानी बस पैसे देने हैं। सिर्फ पैसों की लेन देन के रिलेशन में जब कोई केस होता है, उस केस में हम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी महिला का अरेस्ट नहीं करते हैं, उनको सिविल प्रिजन में हम रोक के नहीं रखेंगे। ये लिखा गया है सेक्शन 56 ऑफ सीपीसी। तो ध्यान रखें, एग्जीक्यूशन करके एक सेपरेट टॉपिक है, उस टॉपिक में ना सिर्फ सेक्शंस कर लो काफी हैं, ठीक है? उसका ऑर्डर 21 करके एक लंबा सा ऑर्डर है, इसको आप पूरा इग्नोर मारो, करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 21 में बस एक ही टॉपिक है, गार्निशी, जो अभी मैं आपको करा दूंगी, सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है? हु इज अ गार्निशी अंडर सीपीसी? गार्निशी एक्चुअली एक थर्ड पार्टी होता है, केस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। गार्निशी इज क्यूटली स्वीटली कॉल्ड एज जजमेंट डेटोर का डेटोर। एक जजमेंट डेटोर ऑलरेडी है, जो हमारे लूजिंग पार्टी है जजमेंट डेटोर, उस जजमेंट डेटोर का अगर ऑलरेडी एक डेटोर है तो उनको हम कहते हैं गार्निशी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं दो लोग हैं, अजय एंड भूषण। अजय एंड भूषण के बीच में कुछ पैसों की लेन देन को लेकर बात हुई है, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने बोल दिया कि अजय को देना है पैसे, भूषण को कितने देने हैं, 10 लाख रुपीस देने हैं। अब भूषण वेट करता रहा कि पैसे आएंगे आएंगे, पर अजय तो दे ही नहीं रहे। तो भूषण को क्या करना पड़ेगा? अब एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। जब वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं, उनको समझ में आया कि ए के पास तो पैसे है ही नहीं। अब ए के पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए ना जाकिर को लोन दिया है। जाकिर करके एक बंदा है, जाकिर को अजय ने लोन दिया है, इसीलिए अब अजय के पास पैसे नहीं है। अब जाकिर अब वापस जाकिर को भी एक पॉइंट के बाद तो वापस देने ही पड़ेंगे। अब पता चला है कि जाकिर अब कुछ ही दिनों में 10 लाख रुपए अजय को देगा, है ना? देने की टाइम आ गई है। तो अब भूषण जो है वो काम नहीं बैठेंगे। अब भूषण जो है वो जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट में जाके वो कह रहे हैं, एक थर्ड पार्टी है बंदा जाकिर, जो वैसे तो इस केस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, पर जाकिर अजय को पैसे देने वाला है 10 लाख। तो कोर्ट ना, आप प्लीज जाकिर को बोलो अजय को पैसे मत दे, ये जो पैसे हैं वो सीधा सीधा मुझे दे दे, या फिर कोर्ट में जमा कर दे। तो ऐसे आप कुछ डायरेक्शन दो करके वो कौन, भूषण जाते हैं कोर्ट, एंड कोर्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस अगर ठीक लगता है तो एक गार्निशी ऑर्डर पास करेंगे। क्या पास करेंगे? एक गार्निशी ऑर्डर पास करेंगे, ये कहते हुए कि अजय को पैसे मत दो, कोर्ट में जमा करा दो, या जो
हमारे विनिंग पार्टी है भूषण, उनको दे दो करके। तो हु इज अ गार्निशी, ही इज एक्चुअली अ थर्ड पार्टी, उनको केस से कुछ लेना देना नहीं है। हु इज इंस्ट्रक्टेड बाय वे ऑफ लीगल प्रोसेस, एक ऑर्डर मिला है उनको ये कहते हुए टू पे मनी ही ओव्स टू द जजमेंट डेटर, यानी लूजिंग पार्टी को जो भी आप पैसे देने वाले थे ना, वो पैसे अब आप डिक्री होल्डर को दे दो। डिक्री होल्डर यानी विनिंग पार्टी को दे दो करके हम बोलेंगे। उस बंदे, वो बंदा जो थर्ड पार्टी रहा है केस में, उसको हम कहते हैं गार्निशी। ठीक है, हो गया। फटाफट से हमने कर ही लिया है रिवीजन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का। यही कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार पढ़ लो, एग्जाम में आपके एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स, 5 नहीं तो 4 मार्क तो सही आपके इसी से आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट।